हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके रिलेटेड मैंने आपको हर एक टॉपिक के साथ हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी दिए हैं। अगर आपको और MCQ टेस्ट सीरीज़ चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। अगस्त ऑफ 1940। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया था। कब किया था? दिसंबर 22, 1939 में। अब दिसंबर 22, 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन क्यों किया था? सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था यूरोप में ऑन सितंबर 3, 1939 में। तो इससे जो था ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो भी हमारे साथ वॉर में इंक्लूड हो जाएं। बट कांग्रेस जो थी वो इंडिया के साथ खड़ी हुई थी और उन्होंने बोला था कि हम किसी भी वॉर में इंक्लूड नहीं होंगे। कांग्रेस जो थी, कांग्रेस डिमांड कर रही थी इंडिया के लिए कि हमें इंडिया को इंडिपेंडेंट करा दिया जाए, हम इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो उस टाइम पे वॉइसरॉय थे उन्होंने ये डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया था और उन्होंने बोला था कि हम इंडिया के बारे में आफ्टर वॉर ही सोचेंगे। कोई भी अगर हमें कोई भी चीज़ लानी होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स लानी होगी तो हम उसको वॉर के बाद ही सोचेंगे। फिर कांग्रेस ने इस चीज़ को कंडेम किया। वॉइसरॉय के जितने भी जो रिप्लाई दिए थे उन्होंने उसको उस चीज़ को कंडेम करते हुए कांग्रेस मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर लिया था 22 दिसंबर 1939 में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कब किया था? तो उन्होंने 22 दिसंबर 1939 में किया था। इसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को कहा कि अपना रिज़ाइनिंग डे को सेलिब्रेट करो। जिन्ना ने क्या कहा था कि अपने जो रिज़ाइनिंग डे है कांग्रेस मिनिस्टर्स का उसको सेलिब्रेट करो और उसका नाम रख दिया गया था द डे ऑफ डेलीवरेंस। द डे ऑफ डेलीवरेंस। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आए कि द डे ऑफ डेलीवरेंस जो है वो किससे रिलेटेड है, वो कांग्रेस मिनिस्टर्स जितने भी थे उनके रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। तो उनका रेजिग्नेशन जो था वो कब हुआ था? ऑन 22 दिसंबर 1939 में। तो आगे हम मूव करते हैं अगस्त ऑफ 1940। इसमें तो आप पहले इसका जो वॉइसरॉय है उसका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लिंथगो। इन्होंने अगस्त ऑफर जो 8 अगस्त 1940 में शुरुआत हुई थी तो उसको लिंथगो ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके लिए उसका नाम अगस्त ऑफर रखा गया था। इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जैसे कि कांग्रेस क्या डिमांड कर रही थी? डोमिनियन स्टेटस डिमांड कर रही थी। मगर जितनी भी बातें ब्रिटिशर्स की तरफ से आ रही थी कांग्रेस ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। और उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था। उन्होंने इसीलिए इसको रिजेक्ट किया था क्योंकि ये सोच रहे थे कि कांग्रेस को वो ऑनगोइंग जो वर्ल्ड वार है उसमें वो हिस्सा लेने के लिए बात करी है ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इंडिया किसी भी वॉर में हिस्सा ले। तो इसीलिए कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट किया था, क्योंकि इसमें अगस्त ऑफर में ये डिमांड थी कि हम डोमिनियन स्टेटस भी देंगे और हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मतलब एक्सेप्ट कर दिया था कि आप इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम हो सकता है। ये सब चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बट उनको वॉर में इंक्लूड होना था। इसीलिए इन्होंने कांग्रेस ने ये रिजेक्ट कर लिया था कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इंडियंस किसी भी वॉर में इंक्लूड हो। मगर मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। अगस्त ऑफर फेल हो चुकी थी क्योंकि इंडियंस कॉपरेशन वो जीत नहीं पाई थी वॉर के अगेंस्ट। और उसके बाद ही जो अगस्त ऑफर है तो वो फेल हो चुका था। फेल होने के बाद इम्पॉर्टेंट लॉन्च हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह का, जिसको सिविल डिसोबीडियंस भी बोला जाता है। इंडियन इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस भी बोला जाता है, जो अक्टूबर 1940 से लेके दिसंबर 1941 तक चला था।
इंडिविजुअल सत्याग्रह कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर के बाद ही आया था। गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह को। सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने ऑफ़र किया था या किसने उसकी बात की थी, तो उसका नाम है विनोबा भावे। तो इट इज़ रिलेटेड विद विनोबा भावे। और सबसे पहले विनोबा भावे अरेस्ट हुए थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम पे। फिर उनके बाद नेहरू, फिर उनके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अरेस्ट हो चुके थे। इसके बाद एक और मूवमेंट शुरुआत हुई जिसका बोला जाता है दिल्ली चलो मूवमेंट। क्रिप्स मिशन 1942, इसको हेड किसने किया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने हेड किया था। क्रिप्स मिशन जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था इंडिया में, ताकि वो इंडियन लोगों का कॉपरेशन जीत सके, कांग्रेस का कॉपरेशन जीत सके। क्रिप्स मिशन ने प्रपोज किया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी देंगे, वॉर के बाद देंगे, बट सारे लीडर्स ने उनकी जो पॉलिसी थी उनको रिजेक्ट कर दिया था। कोई भी पार्टी ने एग्री नहीं किया था इन प्रपोजल को, तो इसीलिए जो क्रिप्स मिशन थी वो भी फेल हो गई थी। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गई थी। अब आपने क्रिप्स मिशन में क्या याद रखना है? उनका ईयर और किसने लाई थी? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने लाई थी। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 8 अगस्त 1942 में आई थी। 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हेल्ड हुई थी वार्धा में, उन्होंने पास किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को कहा था कि तुम जो इंडिया है उसको गॉड के हैंड पे छोड़ दो। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था जिसको बोला जाता है डू आर डाई। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था वो कब दिया था? वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया था। अगर आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस की मीटिंग जो थी जिसमें कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो वो हुआ था 14 जुलाई 1942 को। हिस्टोरिक अगस्त मीटिंग जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी? वो 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक इन बॉम्बे में हुई थी। और इसी जगह को अगस्त क्रांति मैदान भी बोला जाता है। अब किसको अगस्त क्रांति बोला जाता है मैदान? ग्वालियर टैंक बॉम्बे। और कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में। फिर 9 अगस्त से 19 नहीं है, 9 अगस्त 1942 में गांधी जी को जेल हो गई थी। पूरी इंडिया में, कंट्री में वायलेंस स्प्रेड हो गया था। ऑफिस डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। टेलीग्राफ वायरस को कट कर दिया गया था। कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर दी थी, यानी कि पूरी तरीके से सब चीज़ें इन्होंने इस टाइम पे वायलेंस में डैमेज हो चुकी थी। गांधी जी के बाद बहुत सारे पॉपुलर लीडर्स जो थे उन्हें भी अरेस्ट कर दिया गया था, जैसे कि नेहरू, पटेल, इनको अरेस्ट कर दिया था। बट उसके बाद एक कमेटी बिठाई जिसको बोला जाता है ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी, मेट एट 8 अगस्त 1942। नेहरू वॉज लॉर्ड। नेहरू को कहाँ रखा था? अल्मोड़ा जेल में। इन जेल के नाम आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट नेहरू को कौन सी जेल में डाला गया था, तो उसका नाम है अल्मोड़ा जेल। मौलाना आज़ाद को बनकुरा और गांधी जी को आगा खान पैलेस पूना में डाला गया था। बॉम्बे में सोशलिस्ट लीडर, बाकी जो लीडर्स थे उन्होंने अपने जो एक्टिविटीज़ हैं यानी कि जो मूवमेंट है उसे शुरू ही रखा, उसे ख़त्म नहीं किया। जैसे कि इसमें बहुत सारे लीडर हैं, जैसे कि अरुणा असाफ अली, उषा मेहता और जेपी लोहिया, जयप्रकाश लोहिया जो थे, ये इन्होंने भी अपना जो मूवमेंट है इसे शुरू रखा। अरुणा असाफ अली जो हैं, अरुणा असाफ अली
वुमेन लीडर हैं किसके, क्विट इंडिया मूवमेंट के। ये लास्ट टाइम JKSSB में क्वेश्चन पूछा गया था कि वुमेन लीडर क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन है, तो वो है अरुणा असाफ अली। तो उनका नाम आपको याद रखना है कि वुमेन लीडर कौन थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, तो वो थी अरुणा असाफ अली। कांग्रेस रेडियो एस्टैब्लिश किया था बाय उषा मेहता, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कांग्रेस रेडियो है वो किसने एस्टैब्लिश किया था, तो वो उषा मेहता ने किया था। डिमांड फॉर पाकिस्तान, 1930 में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले नाम सजेस्ट किया पाकिस्तान का। उसमें कौन कौन सी प्रोविंस आनी थी, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर जो थी, उनको जो भी मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको क्या किया जाए, पाकिस्तान मतलब मुस्लिम स्टेट बनाया जाए। चौधरी रहमत अली सबसे पहले उन्होंने ही पाकिस्तान टर्म को कॉइन किया था। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसने पाकिस्तान टर्म को कॉइन किया था, तो उनका नाम है चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान टर्म को कॉइन किया था। मुस्लिम लीग पास द रेजोल्यूशन फॉर द सेपरेट पाकिस्तान इन लाहौर सेशन। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया था पाकिस्तान का, कहाँ पे, लाहौर सेशन 1940 में। तो ये भी याद रखना है आपको कि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले रेजोल्यूशन सेपरेट पाकिस्तान का कब और कहाँ कौन से सेशन में किया था, तो वो था लाहौर सेशन 1940। और उसको क्या कहा गया था, टू नेशन थ्योरी। अब आपको मुझे बताना है कि टू नेशन थ्योरी किसने दिया था। 1943 कराची सेशन, द मुस्लिम लीग ने 1943 कराची सेशन में कौन सा स्लोगन को अडॉप्ट किया था, डिवाइड एंड क्विट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कराची सेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने कौन सा स्लोगन अडॉप्ट किया था, तो वो था डिवाइड एंड क्विट। राजा गोपालाचारी फार्मूला 1944, इसको CR फार्मूला भी बोला जाता है। CR फार्मूला 1944। CR फार्मूला में एक कमीशन बिठाई गई थी जिसमें बात किया था कि जो नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट में मुस्लिम्स हैं जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हैं, तो वो खुद ही एडल्ट फ्रेंचाइज से डिसाइड कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन। ठीक है, फॉर द इशू ऑफ सेपरेशन के लिए वो डिसाइड कर सकते हैं। वो उनको फ्रीडम दिया जाएगा कि वो एक सोवरेन स्टेट चाहते हैं। ठीक है, इफ़ द मेजॉरिटी डिसाइडेड इन फॉर्मिंग ए सेपरेट सोवरेन स्टेट देन सच कुड बी एक्सेप्टेड। अगर मेजॉरिटी के लोग फेवर में होंगे कि हमें एक सेपरेट सोवरेन स्टेट चाहिए, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये CR फार्मूला में बोला गया है। जिन्ना जो थे वो बोलते थे कि कांग्रेस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, टू नेशन थ्योरी को, और चाहते थे कि ओनली मुस्लिम ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूज टू वोट, सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं नॉर्थ वेस्ट के वो ही वोट करेंगे। शिमला कॉन्फ्रेंस या फिर वेवल प्लान भी बोला जाता है। 1945 में आया था वेवल प्लान, तो इसका ईयर आपको याद रखना है। CR फार्मूला में भी आपने ईयर याद रखना है। ठीक है, और शिमला कॉन्फ्रेंस का भी आपने ईयर याद रखना है। और ये कौन से वॉइसरॉय ने दिया था, लॉर्ड वेवल ने दिया था। वॉइसरॉय टू क्रिएट ए conducive atmosphere for a dialogue order on 14 June 1945 the release of all कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अब इसमें किसकी बात की गई थी कि जितने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी हैं उनको अरेस्ट जो हुए हैं उनको क्या किया जाए, रिलीज़ किया जाए। और वो कब अरेस्ट हुए थे, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट में जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया था, उन्हें सबको रिलीज़ किया जाए। द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। एटली के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फरवरी 1946 को कि हाई पावर्ड मशीन 3 ब्रिटिशर कैबिनेट मेंबर्स आएंगे। उनका नाम आपको याद रखना है, पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, A.V. अलेक्जेंडर। ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में यही 3 ब्रिटिशर्स आए थे।
अच्छा, अब इसमें फाइंड आउट करना था नेगोशिएट एंड अ पावरफुल पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडिया। इंडिया को पावर कैसे दी जाए, ये इस कमेटी में यानी कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसमें डिसाइड करना था। और इस टाइम पे कौन 3 ब्रिटिशर्स आए थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। इन तीनों के नाम आपको याद होना चाहिए और ऊपर से इसका ईयर जो है 1946 ये भी याद होना चाहिए। पर्पस क्या था, फेडरल यूनियन, पावर ऑफ यूनियन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किसने मतलब बात की थी उसके बारे में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, फॉर्मेशन ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इन सब चीज़ों की बात की थी। तो आपको और डिटेल में पढ़ना होगा तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो लॉन्च किया था। तो यहाँ पे ये 16 है, 16 अगस्त 1946 में जब भी ये लॉन्च हुआ था तो बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए थे, पूरी कंट्री में बहुत सारे लोग मर चुके थे। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नमेंट जो थी जिनके लीडर थे एस.सी. सुहरावर्दी, उन्होंने 16 अगस्त को एज ए पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद 1946 में क्या आया, इंटर्म गवर्नमेंट ऑन 2 सितंबर 1946 हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ज्वाइन इनिशियली, द वे विल परसुएड दिल्ली टू ज्वाइन। यहाँ पे ये डिलीट नहीं है। ठीक है, अक्टूबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगन। 9 दिसंबर 1946 एंड राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया था, बट द लीडर डिड नॉट अटेंड। लियाकत अली खान ऑफ मुस्लिम्स लीग वर मेड द फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहले किसको बनाया था, लियाकत अली खान। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। इसके बाद इंटर्म गवर्नमेंट में बहुत सारे जो मिनिस्टर्स बनाए गए थे अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनका मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया है। जैसे जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। तो वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राजा गोपालाचारी एजुकेशन। तो इन सब के नाम आप पढ़ लीजिएगा, अगर यहाँ से मैंने ये सारे लिख लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले कब मिली थी, दिसंबर 9, 1946 इन द लाइब्रेरी काउंसिल चैम्बर ऑफ दिल्ली। 205 मेंबर ने अटेंड किया था इस मीटिंग को। 11 दिसंबर द असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स परमानेंट प्रेसिडेंट। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो इनके सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम मुझे बताना है, जो टेम्परेरी थे तो उनका नाम आपने मुझे बताना है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था कि सॉवरेन स्टेट इंडिया अडॉप्ट कर दिया गया था कि इंडिया एक अब सॉवरेन स्टेट है 22 जनवरी 1947 में। इसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947। इसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो एटले थे उन्होंने अनाउंस किया था कि 20 फरवरी 1947। तो यहाँ पे ये 1947 है। इन द हाउस ऑफ द कॉमन डेट द जो ब्रिटिशर्स हैं वो विड्रा कर लेंगे इंडियन से बाय 30 जून 1948। इसको एटले डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। माउंटबेटन द 34th एंड द लास्ट। अब लास्ट आपको इसमें से एक चीज़ याद रखनी है कि लास्ट गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। 22 March 1947, Lord Mountbatten held final discussion with the Congress at the Muslim League and the Sikh leader to seek the agreement on the partition plan. Shortly after this, Lord Mountbatten paid a visit to London for consultation. पहले लॉर्ड माउंटबेटन प्लान क्यों था, क्योंकि उसमें जो उनको डिस्कशन करना था कांग्रेस लीडर, मुस्लिम लीग, सिख लीडर से सबसे, फिर उसके बाद उनको इनसे बात करके वापस से लंदन जाना था। इसके बाद डिक्लेयर कर दिया था 15 अगस्त 1947 डोमिनियन स्टेटस इंडिया को, और सारी पावर्स जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी इंडिया को। इंडिया का इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947। फिर
यहाँ पे जिन्ना है, गिन्ना नहीं, जिन्ना, वो गवर्नर जनरल बन गए पाकिस्तान के। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया माउंटबेटन से कि वो अपना गवर्नर जनरल इंडिया के बने रह सकते हैं। इसके बाद ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और करवा दूँगी क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, आज़ादी मिल गई थी। बट 3 ऐसी स्टेट्स जो थी वो अलग ही रहना चाहती थी। कौन कौन सी है वो? कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, ये 3 ऐसी स्टेट्स थी जो कि आफ्टर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के बाद ऐड हुई थी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के बाद ऐड हुई थी। जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कश्मीर के साथ कब हुआ था? अक्टूबर 1947 में, क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर में पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद बहुत सारी, जैसे कि गोवा, दमन एंड दीव जो कि पुर्तगीज़ कॉलोनीज़ थी, वो जैसे 1954 में दादरा एंड नगर हवेली जो थी वो इंडिया ने उसको अपने इंटीग्रेट कर दिया था। ठीक है, 1960 में गोवा भी। फिर ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो थी वो बाद में इंक्लूड हुई थी इंडिया के साथ। फ्रेंच कॉलोनीज जैसे पोंडुचेरी 1954 में ऐड हुई थी इंडिया के साथ। तब की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो थी। अब मैं आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, तो आपने इनके आंसर्स करने हैं सॉल्व। पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ था? फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू होल्ड द ऑफिस एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हिस्टोरिकल दांडी मार्च किससे एसोसिएटेड है? कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बिफोर सुभाष चंद्र बोस। जम्मू कश्मीर बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब इन सबको अपने क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। दांडी मार्च, शिमला पैक्ट, डेथ ऑफ तिलक या चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? कैबिनेट मिशन कब अराइव हुआ था? साबरमती आश्रम जो एस्टैब्लिश किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, वो कौन सी जगह में है? गांधी नगर, अहमदाबाद, राजकोट या वार्धा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं आपके लिए हिस्ट्री के और क्वेश्चंस लाऊं। सो होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक भी है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बीच में ज़्यादा गैप मत रखिए। रेगुलरली 1 और 2 आवर पढ़ते रहिए ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो याद रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।